बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ फहद करीम। पेश है आप तक की खास खबरें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम ने मुनक़सिद मैंडेट दिया है और हमें सबके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम ने मुनक़सिद मैंडेट दिया है और हमें सबके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। नई तश्कील करदा वफाकी काबीना के अवलीन इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इंतखाबात में कौम ने मुख्तलिफ पार्टियों को मैंडेट दिया और हमें सबके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इस मैंडेट का तकाजा ये है कि हम सब मिलकर मुल्क के लिए काम करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि अब या कभी नहीं का वक्त आ गया है। गुज़श्ता 16 साल की हुकूमत को कौम ने देखा और इसका सबसे बड़ा कारनामा कौम को दिवालिया होने से बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सब मिलकर वलवले के साथ कौम की खिदमत करेंगे क्योंकि हम कौम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई के हाथों आम आदमी बेबस हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि मुल्क में अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा की दीगर अशिया की कीमतों के कंट्रोल के लिए फिलफौर एक कमेटी कायम की जाएगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर जरूरी इजाफे और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक काबीना ने वज़ारत तिजारत की सिफारिश पर कीलों और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल 2024 तक पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बड़ा अल्लाह ताला के फज़ल करम से और हम सब के लिए अल्लाह के फज़ल से एक बड़ा एज़ाज़ का और इज़्ज़त का लम्हा है कि अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आप सबको पार्लियामेंट का मेंबर आप मुंतखब हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत की काबीना के मेंबर आज आप बने हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया। और यहाँ पर मौजूद जो ऑनरेबल हमारे जो सरकारी अफसरान हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज काबीना का ये पहला इजलास है तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और ये बातें न सिर्फ हमारी जो कारकर्दगी है ये उसके हवाले से हैं, हमारी जो कौम के साथ और सबसे बढ़कर उस ज़ात बारी ताला के साथ जो एक कमिटमेंट है कि हम मुंतखब हुए हैं इस कौम की खिदमत के लिए, वो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला हमें अपनी कमाल मेहरबानी से उसके लिए हमें ताकत अता फरमाए और हमारी रहनुमाई करे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए शबाना रोज़ उनकी खिदमत में जुट जाएं और पाकिस्तान को मिलकर सब मिलकर जो काबीना में जो आप ऑनरेबल पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सूबे मिलकर हम सब पाकिस्तान की एक नए वलवले और कमिटमेंट के साथ खिदमत करें और तारीख़ में हमारा ये ज़िक्र हो सके कि हमने हद्दुल मक़दूर खिदमत की थी, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। आप जानते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम ने एक स्प्लिट मैंडेट दिया और मुख्तलिफ पार्टियों को मैंडेट मिला जिसमें पीएमएल शामिल है, पीपल्स पार्टी है, यहाँ पर मौजूद हमारे जो इत्तेहादी पार्टीज़ उनको मैंडेट मिला है और हमें सबका एहतराम करना होगा और इस मैंडेट का
तकाजा ये है कि हम अब मिलकर अपनी तवानाइयाँ मुज्तमे करें और मिलकर हम इस खिदमत के सफ़र की तरफ से तेज़ी से हम कदम उठाएं। जो पिछले 16 माह में जो हमारी हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी पूरी कौम ने देखी, लेकिन इंतहाई आजिज़ी के साथ मगर एतमाद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जो सबसे बड़ी जो खिदमत थी उस हुकूमत की कि कौम को दिवालिया होने से उस हुकूमत ने बचा लिया था। और यही वजह है कि उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई तो हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रही, वो मज़ीद अबतर नहीं हुई। गो के आज अब हमने ये ज़िम्मेदारी संभाली है और जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में खिदमत आवाम की खिदमत में अर्ज़ की थी कि चॉइसेस थी कि जनाब हम शुड वी बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स और बी काउंटेड। तो कौमी ज़िम्मेदारी ने, सियासी ज़िम्मेदारी ने, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुसलमान, हम सब ने ये फ़ैसला किया कि हमारी एक सबसे बड़ी अब ज़िम्मेदारी ये है कि हम कुछ हो जाए, हालात कुछ हो, अब हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की ज़िम्मेदारी का बोझ संभालेंगे कि जब हमने हिज़्ब मुखालिफ को इनवाइट किया था वो हुकूमत बनाने में कामयाब ना हुए तो ज़ाहिर है फिर ये ज़िम्मेदारी हमने संभालनी थी। और इसका अब तकाजा ये है कि वक्त ज़ाया किए बगैर हम तेज़ी से उस सफ़र की तरफ रवाना हों जिसका आवाम को इंतज़ार है। मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल पहला रोज़ा है इंशाअल्लाह पाकिस्तान में। अब सबको मुबारक हो, रमज़ान शरीफ के चाँद नज़र आ गया और ये बरकतों वाला महीना है और अल्लाह ताला से हम पूरी कौम यानी फ़जर के वक्त भी, तहज्जुद के वक्त भी, तरावी के वक्त भी सर बसजूद होगी और रब ताला से हम अपनी कोताहियों और गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के लिए हम दुआएं करेंगे। तो इस रमज़ान शरीफ में जो पैकेज जो वफाकी हुकूमत ने दिया है वो 7 अरब रुपए नहीं बल्कि 12 अरब रुपए है और 12 अरब रुपए की तफसील जो है वो सामने आ चुकी है। इसमें यूटिलिटी स्टोर्स में जो अशाए खुर्द नोश जो हैं उनकी कीमतें वो अर्ज़ा कीमतों में मुहैया होंगी दुकानों पर। मोबाइल भी जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो पिछले साल भी हमने उसका इजरा किया था, उसको दोबारा उसको हम रूबे अमल ला रहे हैं। इसके अलावा बेस्प के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए हम दे रहे हैं जो इस कैटेगरी में जो करोड़ों लोग जिसमें शामिल हैं उनको भी इजाफी कैश उनको मुहैया किया जा रहा है। तो इस तरह ये 12 अरब रुपए का पैकेज ये इंशाअल्लाह अब इसका इजरा हो चुका है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर उनकी पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाए और इंश्योर किया जाए कि आम आदमी को जो उसका हकदार है उनको उन्हीं कीमतों पर वो अशिया मुहैया हैं जिनका उनसे वादा किया गया है और उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें कोई कमी ना हो। आज मैं इस मीटिंग को सिर्फ चंद जो पॉइंट्स के ऊपर मैं इसको मैं करूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं और उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन हुकूमत वक्त का हम वफाक मिलकर सूबों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के हम और ख़ास तौर पर
اس شہر رمضان میں ہم اشیاء کی قیمتوں کو کس طرح مینیج کریں اور کنٹرول کریں، یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان اور پہلا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ پوری طرح آپ شامل ہو جائیں اور انشور کریں کہ اپنا وفاق کے جو ٹیریٹری ادارے ہیں وہاں پر تو کلیتاً خالصتاً ہماری ذمہ داری ہے، اور وہاں میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس، کہ پرائسز میں کوئی وہاں پر خرابی ہو، کوئی وہاں پر کوئی اویلیبلٹی کا پرابلم ہو، دیٹ آئی ول ناٹ ٹالریٹ ایٹ آل۔ اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام ہے، اور صوبے کے ساتھ مل کر جو کچھ انٹیریئر منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہے، جو کچھ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری جو کیپیسٹی ان کو مہیا کر سکتے ہیں ہم دیں، تاکہ یہ مل کر ہم انشاءاللہ یہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکیں، اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ میں ریپیٹیشن کے بغیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے کہ ایک طرف جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے، غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ، نہ صرف وہ 80 سے زیادہ بلکہ 90% وسائل کے اوپر وہ اس کی قبضہ ہو، اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادا نہ کرے، تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اسپرٹ ہے اس کے سریم اس کے خلاف ہے اس کے۔ لہٰذا آج اگر 500 ارب روپے بجلی کے مد میں یا 400 ارب روپے چوری ہوتے ہیں سالانہ، اس میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جو بلنگ جو ہے وہ بھی اپنا ملی بھگت سے غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، ایلیٹ سبسڈی، اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کا کیا اس کا جواز ہے؟ کوئی اس کا جواز ہے کہ غریب آدمی تو مہنگائی میں پھنس جائے اور ایلیٹ جو کلاس کو سبسڈی ملے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا تفاوت ہے، اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ جتنی جلدی اس کو ہم ختم کریں گے اتنا بھلا اس قوم کا ہوگا۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، گیس کا، بجلی کا، اب یہ ملا کے تقریباً 5000 ارب روپے ہے، یعنی 5 کھرب یا 5 ٹریلین روپیز کا تک جا پہنچا ہے، اور اس کے کئی اس کے فیکٹرز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، صرف ایک بات کروں گا اور بات آپ کو قریب سے سمجھ آ جائے گی کہ سرکاری ڈومین میں، یعنی سرکاری محکمے میں، یہ جو جینکوز ہے، جینکوز جو کوئی سرکار خالصاً سرکار چلاتی ہے، وہاں پر جنکس ہیں، جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہے، اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کوئی